Good morning everyone and welcome to this channel. So in today's video we will discuss in detail about the textile sectors. वीडियो में हम समझेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर्स में जो वैल्यू चेन है उसको समझेंगे, राइट फ्रॉम द कॉटन प्रोडक्शन टुवर्ड्स द रिटेलर्स. इसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं जहाँ से एक कॉटन से आपका एक फिनिश गुड बनता है और वो रिटेलर्स के तक पहुंचता है. तो इस वैल्यू चेन में देयर आर मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल फेजेस इन द टेक्सटाइल सेक्टर्स. और उस टेक्सटाइल सेक्टर्स में कैसे उन कंपनियों के ऊपर ये जो बांग्लादेश का अभी जो अनसेटलमेंट चल रही है, जिसका बहुत सारा इम्पैक्ट इंडिया पे आ रहा है. आई थिंक इंडिया इज़ गेटिंग बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द बांग्लादेश, और जिसकी वजह से बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ के आप देखोगे पिछले कुछ समय से टेक्सटाइल सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा तगड़े स्टॉक्स ऊपर की तरफ गए हैं. ये इसी एंटिसिपेशन में गए हैं क्योंकि बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेबर कॉस्ट इज़ वेरी चीप ओवर देयर कंपेयर to the India and other countries. So most of the people who is doing the manufacturers of the good in Bangladesh and they sell outside of the world. और now there is a political unrest and जिसका बहुत सारा फ़ायदा जो है वो इंडिया की तरफ आ रहा है. and India's में there are multiple companies who is doing well in these sectors. So as an investor we need to always keep looking on these opportunities and try to utilize these opportunities as an active investor. तो इस वीडियो में एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जिसका नाम है काइटेक्स गारमेंट. 4000 करोड़ ऑड्स की कंपनी है और इस सेक्टर्स में अच्छा काम कर रही है और उनके ग्रोथ के आउटलुक भी अच्छे हैं. 60% के ग्रोथ के गाइडेंस मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में दिए हैं और इनका आगे आने वाले का आउटलुक वो समझेंगे. क्या इसमें रिस्क है उसको भी थोड़ा एनालाइज करेंगे और इन डिटेल में समझेंगे कि ओवरऑल क्या चल रहा है टेक्सटाइल सेक्टर्स में. तो चलो वीडियोज़ को शुरुआत करते हैं. तो टेक्सटाइल सेक्टर्स जब आपके दिमाग में आता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ी सी एक सिक्लिकल इंडस्ट्रीज रही है. 1990s के दशक में 2000 तक बहुत ही अच्छा काम टेक्सटाइल सेक्टर्स में हुआ. देयर आर मेनी सिटीज़ हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडिया ऑल्सो ओनली टू बूस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, बिकॉज हमारे यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन बहुत स्टेट से लेके महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, पंजाब है, जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तरीके से होता है. और जिसकी वजह से ये कॉटन प्रोड्यूसिंग के ऊपर जो आधारित हमारे टेक्सटाइल मील्स है, जिसके यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारी कंपनी इस्टेब्लिश वहाँ पर हुई है. तो आपने अगर सुना होगा कि मुंबई में एट वन पॉइंट इन टाइम इन 1990s देयर वाज अ टेक्सटाइल मील्स एंड देयर वाज अ ह्यूज मार्केट फॉर द टेक्सटाइल. सो टेक्सटाइल एज ए इंडस्ट्री में आप को पहले समझना पड़ेगा. कंपनी उस तो बाद में आती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसमें वैल्यू चेन कैसे होता है. पहले तो आपको पता है कि कॉटन का प्रोडक्शन होता है. मैंने एक यहाँ पर स्लाइड दिखाई है जिसके थ्रू आपको समझ आएगा. पहले तो कॉटन का प्रोडक्शन होता है, कॉटन एज रॉ मटेरियल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. उसके बाद वो कॉटन में स्पिनिंग ये मैकेनिज्म करके वहाँ से एक जो यान बनता है, यान मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं धागा. तो ये धागे बनते हैं जो अलग अलग प्रकार के भी होते हैं. तो इसमें तो धागे बनते हैं जिसको यान बोलते हैं. और यान के बाद उसमें फैब्रिक बनाया जाता है. तो यान के बाद आपने देखा होगा कि टेरिकॉट हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलीन हो गया, कॉटन के ये हो गया. तो यहाँ पर फैब्रिक बनते हैं. फैब्रिक अलग अलग डिज़ाइंस में होते हैं, अलग अलग रंगों में होते हैं. तो आप फैब्रिक की बात अगर करोगे तो 1 मीटर का, 10 मीटर का, 100 मीटर का जो कपड़ा बनता है वो उस धागे से बनता है. सो देयर आर वेरियस कंपनीज हु इज़ वर्किंग इन स्पेशली इन दे आर ओनली डूइंग फ्रॉम कॉटन टू यान. देयर आर सम कंपनीज हु इज़ डूइंग फ्रॉम यान टू फैब्रिक. सो देयर आर फेजेस. द फर्स्ट फेज इज़ कॉटन, देन उसके बाद यान, देन उसके बाद फैब्रिक. और ये जो फैब्रिक जो बनेगा, आपका जो कपड़ा जो बनेगा, उस कपड़े के ऊपर कोई सिलाई कामगार आके उसके बाद वो अलग अलग डिज़ाइन के टॉप बनाएगा लड़कियों के लिए या फॉर द मेन्स और द चिल्ड्रंस के लिए. थोड़ा थोड़ा अलग अलग कटिंग करके उसके ऊपर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करके उससे आपको जो चाहिए, कंज्यूमर को जो चाहिए, वो कपड़ा वो बनाएगा. तो वो कपड़ा जब बनेगा तो वो कपड़ा कोई कंपनी अपने पास इन्वेंटरी में रखेगा, अपना ठप्पा उसके ऊपर लगेगा और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बेचेगा, जो रिटेल सेगमेंट में आता है. तो मैंने यहाँ पर जो स्लाइड दिखाई है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना. तो फर्स्ट फेज इज कॉटन प्रोडक्शन, देन द यान, देन द फैब्रिक एंड देन द गारमेंट एंड देन द रिटेलर्स. सो वेरियस कंपनीज हु इज वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, देर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. So in the companies like the who is producing the yarn is for example Nitin Spinners, वर्धमान टेक्सटाइल, KPR मील. तो ये जो ऑल टाइप्स ऑफ ये आपका SP अपैरल हो गया. तो ये बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो सिर्फ यहाँ से यान बनाने का काम करती है, यान से फैब्रिक. यान और फैब्रिक में ये मैंने कंपनियाँ जो 4 बताई है वो सिर्फ
कॉटन से यान फैब्रिक में बनाती है, उनका जो परसेंटेज रहेगा यान से 70% रहेगा, फैब्रिक में 30% रहेगा। ये किस कंपनी का वैरी होता है, लेकिन मोस्टली जो मैंने कंपनियां बताई, KPR मिल्स हो गया, SP अपैरल हो गया, नितिन स्पिनर्स हो गया, वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, तो ये जो सारी कंपनियां हैं, तो वो जो कंपनियों का काम जो होता है वो फैब्रिक या यान बनाने का होता है। नाउ जस्ट मूविंग ऑन टू द अदर सेट ऑफ कंपनीज हु प्रोड्यूसिंग ओनली फैब्रिक आउट ऑफ द यान, तो उसमें कौन कौन सी कंपनी आती है आपके? थॉमस स्कॉट हो गई, थॉमस स्कॉट, बेला कासा फैशन। तो ये जो कंपनीज हैं, बेला कासा फैशन, थॉमस स्कॉट जैसी कंपनियां हैं, ये आपके क्या करती है, ये आपका जो फैब्रिक और यान बनाए हैं उसमें से गारमेंट बनाती है। तो गारमेंट बनाती है मतलब क्या करती है, तो अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े बनाती है आउट ऑफ द यान, आउट ऑफ द फैब्रिक जो मैंने बताया कि 1 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर का कपड़ा बनता है, उस कपड़े से डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के कपड़े बनाने का काम ये गारमेंट वाली कंपनियां करती है। आप अगर देखोगे बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा उनका जो मार्केट है वो गारमेंट बनाने वाले का है। तो मतलब वो लोग क्या करते हैं, यान और फैब्रिक से गारमेंट बनाते हैं, अलग अलग टॉप्स और डिज़ाइंस के कपड़े बनाते हैं, जैसे चाइल्ड वियर हो गया, एज्ड पर्सन के लिए, मेंस वुमेन्स के लिए, सबके लिए वो कपड़ा बनाते हैं। तो वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि बांग्लादेश में लेबर की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। मतलब एक मंथ में $250 एक कॉस्ट जो लगेगी बांग्लादेश, हमारे यहाँ इंडिया में $250 की कॉस्ट लगती है हर मंथ, लेबर की कॉस्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर कपड़ा बनाना है, यान फैब्रिक जो बना है उससे कपड़ा बनाना है, तो मोस्टली जो कॉस्ट आती है वो आपकी लेबर्स में जाती है। जो आपको स्किल लेबर चाहिए वो लेबर बांग्लादेश में अवेलेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर लेबर की सस्ता है। तो इंडिया में $250 लगता है, लेकिन बांग्लादेश में $125 लगता है। तो मतलब लगभग आधी लेबर की कॉस्ट कम है बांग्लादेश में, और जिसकी वजह से इन द रीसेंट पास्ट देयर हैज़ बीन ह्यूज बूस्ट इन द टेक्सटाइल सेगमेंट इन दी बांग्लादेश, जहाँ से वहाँ से रोज़गार भी हुआ है और बहुत सारी चीज़ें भी डेवलप हुई है बांग्लादेश में। आप अगर देखोगे उनके GDP का 15% जो कंट्रीब्यूशन आता है वो टेक्सटाइल सेगमेंट से आता है, जिसका बहुत सारा है लेबर कॉस्ट उनके कम होने की वजह से वहाँ पर उनका फ़ायदा है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। चाइना और आप अगर देखोगे बांग्लादेश कुल मिला के 165, चाइना इनका कुछ 40-45 बिलियन डॉलर्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है तो वो नॉर्मली 3 टाइम लेसर है दैन द बांग्लादेश। हाँ, ये राइट है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो हमसे बड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट है, और आपके रॉ मटेरियल्स वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से और अच्छे मिलते हैं, जिसका एक कारण है कि बांग्लादेश बहुत बड़ा बूम कर गया पिछले कुछ समय से। सो नाउ ये मैंने वैल्यू चेन प्रोपोजिशन बता दिया है। ऐसा नहीं है कि ये जो बांग्लादेश में जो इशू चल रहे हैं उनका सारा फ़ायदा जो है वो सिर्फ सारी टेक्सटाइल कंपनीज को जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज क्या है, बांग्लादेश मेजरली गारमेंट बनाता है। जो मैंने यहाँ पर चार्ट दिखाया कि वहाँ से फैब्रिक जो बनता है वहाँ से वो गारमेंट बनाती है। तो जो गारमेंट बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, वो जो कंपनियाँ इंडिया में काम कर रही है उनको ज़्यादा फायदा होगा। बिकॉज एनी पॉलिटिकल अनरेस्ट इन एनी कंपनी इज़ नॉट गुड, बिकॉज जो कंपनियाँ वहाँ पर काम करती है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपांड नहीं करेगी। वहाँ उनके जो कंज्यूमर्स है वहाँ पर अफेक्ट है, वहाँ पर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। थोड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट निकलने के लिए समय लगेगा, और जिसके लिए द मेनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नाउ विल रीलोकेट टू इंडिया फॉर देयर गारमेंट मेकिंग प्रोडक्शन। द कंपनीज लाइक द बेला कासा फैशन, ये आपका तो ये बेला कासा फैशन, ये जो कंपनियाँ है तो वो जो कंपनियाँ हैं वो अच्छा काम करने की उम्मीद रखती है इंडिया में। तो हम थोड़ा सा और समझने की, इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, तो वो है कि आप अगर देखोगे इंडिया में CCI करके गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है। तो वो रेगुलेटरी बॉडी जो है वो क्या करती है कि आपका जो कॉटन बना हुआ है उसके प्राइस को रेगुलेट करती है। वो क्या करती है, आप अगर देखोगे कॉटन प्रोड्यूसर जो है वो फार्मर है, और फार्मर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियाज़ इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके लिए फार्मर एक बहुत बड़ा वोटिंग स्टेप है। ये मैं निगेटिव तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि फार्मर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वो जो है उनके यहाँ पर ये कॉटन की खेती होती है, तो कॉटन के भाव के ऊपर गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट चली जाती है। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा होने की वजह से ये CCI रेगुलेशन आ गया। CCI रेगुलेशन डिफाइन करता है कि MSP डिफाइन करता है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस डिफाइन करता है। मान लो नॉर्मल सिनारियो में क्या होता है, अगर मान लो कि डिमांड जो है, डिमांड कम है और सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा है कॉटन की, तो कॉटन के प्राइस नीचे की तरफ जाएंगे।
और मान लो कि डिमांड ज़्यादा है और तुम्हारी सप्लाई कॉटन की जो मार्केट में आ रही है वो कम है, तो कॉटन प्राइस हाई अप जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान फार्मर्स को उठाना पड़ता है। इसलिए सीसीआई रेगुलेट क्या करता है, वो जो नितिन स्पिनर, वर्धमान टेक्सटाइल जैसी कंपनियां है जो फार्मर से कॉटन खरीदती है, उनको बोलती है कि तुम्हें मिनिमम सेलिंग प्राइस देनी पड़ेगी फार्मर को, क्योंकि फार्मर को अगर आगे बढ़ना है तो उसको मिनिमम सेलिंग प्राइस देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इन कंपनियों को थोड़ा सा नुकसान होता है। क्योंकि आप अगर मिनिमम सेलिंग प्राइस उनको दोगे सीसीआई रेगुलेशन की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान इन सारी कंपनियों को होता है जो यार्न और फैब्रिक्स में काम करती है। तो मैंने बताया जो नितिन स्पिनर्स है, वर्धमान टेक्सटाइल है, हालांकि आप अगर देखो कि रेवेन्यू की वृद्धि इनमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, वो बिकॉज ऑफ कॉटन के प्राइसेस बहुत नीचे थे, इन्होंने इन्वेंटरी में माल रखा, फिर माल में उसके माल को बेचा, जिसकी वजह से इन्वेंटरी उनकी अच्छी हुई है, और इन्वेंटरी अच्छी होने की वजह से उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है। मैं बात कर रहा हूँ नितिन स्पिनर और वर्धमान टेक्सटाइल की मेनली। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी एमएसपी डिफाइन होती है, मिनिमम सेलिंग प्राइस डिफाइन होती है, और नॉर्मली क्या होता है, सिक्लिकल काइंड ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस है। बहुत सारे जो बिजनेसेस है अपने माल को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये जो पूरा बिजनेस है टेक्सटाइल का वो एक्सपोर्ट रिलेटेड है। मान लो कि अगर कोई वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आ जाती है, रशिया यूक्रेन की वॉर हो जाती है, या आपने देखा होगा कि मिडल ईस्ट में कोई वॉर हो जाता है जो चल रहा था इसराइल का और ईरान का, अगर इनके वॉर की सिचुएशन की वजह से एक्सपोर्ट जो है वो पूरा इम्पैक्ट हो जाता है। ये लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो गारमेंट बनता है उसको पूरे वर्ल्ड में उसको सेल करते हैं। अमेरिका इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट होता है, तो मान लो कि वहाँ पर अगर कोई वॉर सिचुएशन है, उनको कोई रेड सी के क्राइसिस है, तो माल को पहुँचाना बहुत डिपेंडेंट है, बहुत डिफिकल्ट है, एंड जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान इन सारी कंपनियों को उठाना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेसेस हैं जिसका एक इम्पैक्ट आता है ग्लोबल, कोई भी उथल पुथल होती है अक्रॉस दी कंट्रीज, अक्रॉस दी कॉन्टिनेंट एज वेल। दूसरा है कि ये कॉटन के प्राइसेस कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, और सीसीआई रेगुलेशंस की वजह से भी मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन सारी कंपनियों के लिए। हम थोड़ा वापस आते हैं कि जैसे मैंने कहा कि सीसीआई की रेगुलेशन है, और इनके ऊपर एक और चीज़ है सीसीआई की रेगुलेशन की वजह से कि आप अपने इंपोर्ट नहीं कर सकते हो कॉटन को। अगर मान लो कि किसी कंपनी को कॉटन ज़्यादा चाहिए, उसके एक्सपांशन उसको करना है, अपनी फैसिलिटीज़ को अपना ज़्यादा प्रोडक्शन करके रखना है, तो लेकिन वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, आउटसाइड ऑफ द इंडिया से माल को खरीद के यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है। तो ये एक लिमिटेशन उनके ऊपर है, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, जो माल अवेलेबल है वहाँ से एक आपको करना पड़ेगा, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के क्राइसिस की वजह से सारी कंपनियाँ ही अच्छा करने लगेगी, ठीक है। देर आर वेरी फ्यू कंपनीज हु इज़ डूइंग गुड। जैसे मैंने कहा कि जो फैब्रिक बनता है वहाँ से गारमेंट जो बनाने का काम करती है, जहाँ पर लेबर से इंटेंसिव काम होता है, वहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो अच्छा कर रही है। काइटेक्स गारमेंट जैसी हो, बेला कासा फैशन हो गया, थॉमस स्कॉट जैसी कंपनियाँ हैं, ये कंपनियाँ अच्छा कर रही है। तो ठीक है, अभी ये तो गारमेंट इन्होंने बनाया, ये गारमेंट वो किसको बेचते हैं, ये गारमेंट वो बेचते हैं रिटेल कंपनी को, जैसे V2 रिटेल हो गया, ट्रेंट हो गया, जुडियो हो गया, आपका वेदांत फैशन हो गया, ये वी मार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, इन सारी कंपनियों को गो टू फैशन हो गया, इन सारी कंपनियों के रिटेल शॉप्स होते हैं। तो ये जो गारमेंट कंपनियां जो होती है, थॉमस स्कॉट, बेला कासा फैशन, ये जो कंपनियां जो इनका माल इनको बेचती है, तो फिर वो रिटेल स्पेस में आता है। आप अगर देखोगे इन पूरे सेक्टर्स में, ये जो रिटेल स्पेस में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, जो अपना ठप्पा लगा के माल बेचती है रिटेलर को, कंज्यूमर को, इनको उतना ज़्यादा असर नहीं आया है इन बांग्लादेश की चीज़ों की वजह से, बिकॉज इनका जो उपभोक्ता है, जो उनका जो आइटम लेने वाला जो आदमी है, वो इंडिया का कॉमन सिटीजन है, तो उसके तो यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है, उसको तो माल सिर्फ लेना है फॉर द कंपनीज लाइक थॉमस स्कॉट एंड द बेला कासा फैशन, ठीक है। नाउ स्टाइल बाजार भी इसमें आ गया। सो यू हैव ऑल्सो सीन द ग्रोथ ऑफ द V2 रिटेल, दे हैव बीन डूइंग फैंटास्टिकली वेल। अपने जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोल रहे हैं, मतलब जितने ज़्यादा रिटेल आउटलेट वो खोलेंगे, पुराने आउटलेट से फ़ायदा होगा, नए आउटलेट से फ़ायदा होगा, तो ये होगा रिटेल की साइड की बिजनेस। नाउ कमिंग बैक टू द ये जो फैब्रिक बनाने का काम करती है, फैब्रिक से गारमेंट बनाने का जो काम करती है, आप अगर सोचो इंडिया में जो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, इंडिया की जो GDP जितनी ज़्यादा तरीके से बढ़ रही है, जो लोअर मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास बन रहा है, जो मिडिल क्लास है उसको हाई रिच क्लास बनना है, तो इंडिया में जो हाई डिस्पोजल इनकम आया है IT इंडस्ट्रीज से वजह से, या इंडिया में जो GDP ग्रोथ हो गई है, अपनी लिटरेसी रेट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से देयर आर नंबर ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेशन, जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, जिसका
जो इम्पैक्ट है वो रिटेल कंपनीज, मतलब पीपल आर अपग्रेडिंग देमसेल्फ टू बाय डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजाइंस एंड द डिफरेंट things that they want to wear, and especially because of the social media, the everything boost has been happening in this industry. तो क्या होता है, इन सारी कंपनियों को जो माल चाहिए वो बनाने वाली बहुत लिमिटेड कंपनी है जो अच्छा काम कर रही है. देयर आर नॉट मेनी कंपनीज हु इज प्रोड्यूसिंग दी मटेरियल फॉर दिस रिटेल कंपनी. सेम लाइक इन ज्वेलरी, लाइक फॉर एग्जाम्पल पीएनजी ज्वेलरी, सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलरी, ये सिर्फ रिटेल आउटलेट है, लेकिन इनके लिए माल बनाता है, जो डिजाइन बनाता है वो स्काई गोल्ड, थंगामाइल ज्वेलरी, आरबीजेड ज्वेलर्स, ये सारे लोग उसके लिए माल बनाते हैं. तो स्काई गोल्ड की आप जर्नी देखोगे, बहुत तगड़ी तरीके से स्टॉक ऊपर गया है क्योंकि 100% की रेवेन्यू ग्रोथ है. द सेम इज हैपनिंग इन दिस काइंड ऑफ एन इंडस्ट्रीज वेयर व्हाट्स हैपनिंग इज देयर इज अ शिफ्ट towards producing the raw material, producing this garment. So garment industry, because of the problems in Bangladesh and all that is setting up to. मेरे कहने का मतलब है, मेरे वीडियो का मतलब यही है कि इस सेक्टर्स में जो कंपनियां अच्छा काम कर रही है उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मलई जो है वो जो गारमेंट बनाने वाली कंपनियां से उनको जाता है, बिकॉज ये वैल्यू प्रोपोजिशन में वो अच्छा बैठता भी है. तो ये आपको देखना पड़ेगा. आई होप यू लाइक माई वीडियोज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू हैव एनी कमेंट देन प्लीज डू लेट मी नो सो दैट आई कैन वर्क ऑन इट, एंड आई ट्राई टू पुट अ डिफरेंट टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ यू टू हेल्प यू. तो वापस आते हैं इस टेक्सटाइल सेक्टर में. सो ये कहना कि बांग्लादेश में अनरेस्ट है तो इंडिया में जो काम करने वाली सारी टेक्सटाइल कंपनी में फ़ायदा होगा, ये गलत है. थोड़े बहुत ऊपर चढ़ाव, थोड़े बहुत स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ गए हैं, बिल्कुल गए हैं, बिकॉज एक सेंटिमेंट्स होता है. तो ये सेंटिमेंट की वजह से सारे ऊपर गए हैं, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ने भी अपना जो स्टेक है वो टेक्सटाइल सेक्टर्स में ज़्यादा बढ़ाया है. लेकिन आप देखोगे टेक्सटाइल एज ए इंडस्ट्री जो है वो सिक्लिकल टाइप का उनका बिजनेस है. जब आपका सिक्लिकल बिजनेस होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन द प्राइस बिकॉज ऑफ सो मेनी रेगुलेशन इन दिस सेक्टर्स, द गवर्नमेंट कमिंग इन टू द प्ले. सो मेरा कहने का मतलब है देयर इज नॉट मेनी कंपनीज वर्किंग बेटर इन दिस कंपनीज, बट देयर आर फ्यू कंपनीज हु इज डूइंग फ्रॉम फैब्रिक्स टू गारमेंट, दे आर डूइंग बेटर. सो यही था. आई विल मेक दिस इन 2 videos so that the video will not be too long. I will discuss in the next video about the Kitex garment, जो छोटी कंपनी है, अच्छा काम कर रही है, उनके ग्रोथ आउटलुक को भी समझेंगे छोटे वीडियो में. तो आज के इसके वीडियो को यहीं पे रखते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड होप यू लाइक माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम.